चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट रिवीजन लेक्चर है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। आई होप इसके पहले की तीनों लेक्चर्स की वीडियो आपने देखी होगी, लिख के प्रिपेयर किया होगा। अगर बाकी है तो पहले उन तीनों वीडियोस को देखो, प्रिपेयर करो, तब इस 4th नंबर के लेक्चर को देखना। नोटबुक पेन साथ में रखोगे, सब कुछ कॉपी करते रहोगे, प्रिपेयर करते रहोगे। हम सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट जाएंगे। जो बोर्ड के लिए आईएमपी है उतने ही पोर्शंस, बहुत डीप में किसी थ्योरी के जाने वाले नहीं हैं। तो फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, इसको डीपली समझाओ, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। सो हियर इस टॉपिक में एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के साथ हम एसी वोल्टेज का कनेक्शन कर रहे हैं, क्या बिहेवियर होगा। सेम इंडक्टर की थ्योरी लेक्चर नंबर 3 जिसको प्रिपेयर होगा सब फटाफट आ जाएगा, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। इसमें से 2 क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह, एक तो करंट का इक्वेशन निकालना है और दूसरा क्या करना है, हमको जो डिसिपेशन ऑफ पावर है उसका डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सर्किट आपके सामने, यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये रहा। इस कैपेसिटर को हमने इस वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया। ये क्या होता है, दिस इज़ Vm sin ओमेगा टी। ये कैपेसिटर है तो सिंपल सी बात हो गई कि कैपेसिटर क्या होगा, एक प्लेट पॉजिटिव बनती है, एक नेगेटिव बनती है। जिस टाइम ये पोलैरिटी पॉजिटिव होगा, ये पोलैरिटी नेगेटिव होगा, तो चार्ज यहाँ पर जाके पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। शॉर्ट में समझ लेते हैं। फिर कुछ टाइम बाद अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, वापस क्या होगा, यहाँ पर भी चार्ज चेंज होगा। मतलब सर्किट में करंट पास होता रहेगा बार बार अपनी पोलैरिटी को चेंज करके। अगर ये डीसी सर्किट होती तो डीसी सर्किट में क्या होता, यहाँ से आप डीसी कनेक्शन देते, एक बार यहाँ पर वोल्टेज कनेक्शन दिया हमने, ये प्लस माइनस, ये फुल्ली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल जाता और पूरी प्रोसेस बंद हो जाती। शॉर्ट टाइम के लिए करंट पास होता है, उसके बाद जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, उसके बाद कोई भी करंट पास होता नहीं है। पर एसी में ऐसा नहीं होगा। एसी में कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी, पोलैरिटी चेंज कर करके। पहले करंट इस तरफ जाएगा, फिर करंट इस तरफ जाएगा, मतलब कंटिन्यूस आपको करंट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे सर्किट जो भी हमको दिख रहा है हम उसको कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे क्या है। सो सिंपल मेन पॉइंट, ये तो याद ही कर लेना है क्या लिखने का बोर्ड में। एज शोन इन द फिगर वाला, एज शोन इन द फिगर अ कैपेसिटर। ये भी प्योर है, मतलब कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं है। सिंपल ये एक कंडेंसर है, मतलब कैपेसिटर है, अपना कोई रेजिस्टेंस अलग से वैल्यू देगा नहीं एसी कंडीशन में, अभी तक जो हमने देखा। अब इसको क्या करके रखा है, इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सप्लाई and that is V is equals to Vm sin ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सेम इंडक्टर की थ्योरी ये सेम चला रहे हैं। अब यहाँ पर अगर डीसी कंडीशन में होता तो करंट शॉर्ट टाइम के लिए पास होता, फिर बंद हो जाता। तो ये बुक में पॉइंट है तो उस पॉइंट को शॉर्ट आउट करके हम लिख दें कि बोर्ड में सपोज कोई टीचर मांगते भाई पॉइंट कहाँ पर है तो उनको मिल जाना चाहिए। क्या, इफ capacitor is connected to DC supply, then current passes for small time. When fully charged, when the capacitor get charged, current I becomes 0, तब कोई करंट पास होता नहीं है। पर यहाँ पर AC के केस में क्या होगा, बट हियर ड्यू टू AC सप्लाई। अब AC सप्लाई मतलब क्या, चार्ज हुआ फिर वापस क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज होगी, चार्ज डिस्चार्ज चलता रहेगा।
तो लिख सकते हैं द कैपेसिटर इज alternately charged and discharged as the current reverses each half cycle. हर हाफ साइकिल में क्या करता है, अपनी पोलैरिटी बदलता रहेगा. अब कोई पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे हम कि एक पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज कितना है कैपेसिटर पे. तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट एट टाइम t charge on the capacitor is Q. That's why voltage across capacitor क्या हो जाएगा, it will be Q by C. This is voltage across capacitor. हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. तो इतना वोल्टेज हो गया. अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ना, किरचॉफ्स रूल लगा देंगे. हमको किरचॉफ्स रूल लगाना नहीं है. जिस बच्चे को थर्ड चैप्टर में कोई डाउट हो तो एक बार उसकी वीडियो लेक्चर्स देखना, लेकिन सिंपल समझ लो ये पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ये कर देने का, यहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए. फिर किरचॉफ्स रूल लगाओगे थर्ड चैप्टर की बेस पे तब भी आएगा. सो अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, पूरी थ्योरी सेम लगेगी जैसे हमने इंडक्टर के लिए पढ़ा. तो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी. आई होप आप डायरेक्टली फटाफट मुझसे पहले पहले लिख रहे होगे क्योंकि आपको इंडक्टर की थ्योरी प्रिपेयर है. इक्वेशन नंबर 2 कर दिया हमने. एज द इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज. सो दिस इज डी क्यू बाई डी टी. अब यहाँ से इसको मैं Q को सब्जेक्ट ले सकता हूँ. मैं चाहूँ तो इस इक्वेशन के बाद एक और इक्वेशन बना दूँ, इसको नहीं रखता हूँ नंबर में. Q को सब्जेक्ट कर दूँ तो ये सी वी एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं. सो हियर आई कैन राइट इट एज सी वी एम साइन ओमेगा टी. सो दिस सी कॉन्स्टेंट, वी एम कॉन्स्टेंट, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी. चेन रूल लगाओगे तो ये ओमेगा टी वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, ओमेगा. मीन्स ये टर्म हो गया ओमेगा सी वी एम कॉस ओमेगा टी. दिस इज आई. सिंपल कॉन्सेप्ट, आई को आई एम करने वाला. सो आई कैन राइट हियर आई एम. कॉस है, साइन के फॉर्म में लेके जाना हो, I can write omega t plus pi by 2. This is equation number 3. चलो क्या है, where same as that क्या लिख दूँ, I m is equals to omega c Vm, या फिर इसको Vm by 1 अपॉन ओमेगा c लिख सकता हूँ क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के फॉर्म में लेके जाना है. ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बन गया, राइट. एक और टर्म वेयर जो हमने रेजिस्टेंस की तरह निकाला, इट इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी. आप देख सकते हो ये 1 अपॉन ओमेगा सी वोल्टेज के डिवाइड में आ रहा है. तो क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 अपॉन ओमेगा सी. इट इज़ एनालॉगस टू रेजिस्टेंस. बोलते क्या है इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. मतलब ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ कैपेसिटर का एसी कनेक्शन में, एसी सोर्स के साथ. मीन्स यहाँ पर इसको मैं XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूँ. दैट मीन्स एक टर्म और आ सकता है क्या, दैट आई एम इज नथिंग बट वी एम बाय XC, राइट है. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ओके, यहाँ तक तो क्लियर, आई होप सो. तो इसके बाद वही रेजिस्टेंस का जैसे हमने फाइंड किया था यूनिट
इंडक्टिव रिएक्टेंस का निकाला था, कैपेसिटिव का भी। क्या? यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम। ओके, अब ये क्या करता है? ये भी करंट को लिमिट करता है, तो लिखना पड़ेगा कैपेसिटर रिएक्टेंस लिमिट्स, या फिर क्या, कंट्रोल्स, किसको? करंट को, इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। किसकी तरह? सेम एज, कौन था? रेजिस्टेंस। लिमिट्स करंट in a purely resistive circuit। सिमिलैरिटी होगी। डिपेंडेंसी की बात करें, किस पे डिपेंड करता है? तो भाई इन्वर्सली ओमेगा पे और इन्वर्सली कैपेसिटेंस पे, यानी दोनों पे डिपेंडेंट है पर इन्वर्सली है। अब उन दोनों इक्वेशन की बात कर लें, कौन कौन से? फ्रॉम इक्वेशन, एक तो v इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड दूसरा कौन सा है? I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो इन दोनों को देखने से क्या मिलता है? दैट करंट इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ वोल्टेज, या टू द वोल्टेज। कितने साइकिल पे हम लिख सकते हैं? और साइकिल 1/4। आप लीड लिख सकते हो, अहेड की जगह पे लीड करता है, वो लैग्स कर रहा था यहाँ पे, इट लीड। तो यहाँ पे करंट आगे चलेगा और वोल्टेज पीछे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया, देख लो आप। अब इसके फेज़र की बात करें तो फेज़र डायग्राम हमने रखा ही है यहाँ पर, हम बस इसका डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ड्राइंग करना भी सिखा दूँ मैं ज़रा। देखो ये डायग्राम आपके सामने है। फेज़र को थोड़ा सा स्लो कर दूँ मैं समझने के लिए। सबसे पहले हम इस डायग्राम की बात करते हैं, ये फर्स्ट राइट साइड वाला, ये क्या है? आई वी वर्सेज ओमेगा टी का ग्राफ। तो आपके सामने ग्राफ क्लियर है कि भाई ये सबसे पहली जो लाइन जा रही है किसकी है? ये तो ये है वोल्टेज के लिए, राइट। उसके बाद की जो लाइन दिख रही है आपको, ये किसकी है? तो ये है करंट के लिए। कैसे किया हमने इसको? पाई बाय 2 फेज़ में पीछे बताया, पाई बाय 2 फेज़ आगे बताया करंट को। इसका मतलब क्या? देखो वोल्टेज ज़ीरो से स्टार्ट होके जब मैक्सिमम पे पहुंचता है, मैक्सिमम पहुंचता है, तो ये तब तक मैक्सिमम से वापस ज़ीरो पर आ चुका है। अब उल्टा समझते हैं, ये जब टॉप से नीचे की तरफ आता है ना, तब तक ये टॉप से नीचे आ चुका है। कौन? करंट। करंट आगे चल रहा है, ध्यान रखना, करंट क्या कर रहा है? आगे चल रहा है। आप सिर्फ वोल्टेज को अगर ध्यान दो तो भी क्लियर हो जाएगा। बता दूं मैं फिर से, वोल्टेज ज़ीरो से मैक्सिमम पे जाता है जिस टाइम पर, उस टाइम पर तो करंट मैक्सिमम से नीचे चला आ रहा है। पाई बाय 2 फेज में क्या हो गया? करंट आगे हो गया। अब अगर इसके डायग्राम का यूज़ करके फेज़र ड्रॉ करना है हमको, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो फेज़र वाला एक बार पढ़ लेना, फिर से फेज़र वाली थ्योरी देखोगे तो मालूम पड़ेगा। हर बार फेज़र को डीप में लेके नहीं जाएंगे अपने। तो यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर पहले टाइम मैंने सेट कर लिया, ये रहा। अब इसी टाइम के लिए पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके लिए ये लाइन ड्रॉ किया, लेकिन पाई बाय 2 जितना आगे भी दिखाना, देखो ये पाई बाय 2 ये बना और इस तरफ एंगल गया, इसका मतलब ये आगे हुआ, पॉजिटिव हुआ, मतलब करंट पाई बाय 2 जितना क्या हो गया? इससे आगे हो गया। करेक्ट है। इनके मैग्नीट्यूड्स कैसे होते हैं? जो मैग्नीट्यूड थे वही के वही लिखने हैं, तो इसलिए इसमें कोई डाउट होगा नहीं। एक बार फटाफट बता दूं मैं कैसे। सबसे पहले आपको क्या समझना है, कैसे ये डायग्राम बना,
यहाँ पर वोल्टेज को आप सिंपली बना दो बिना कुछ सोचे समझे। बात करंट की आती है। जैसे वोल्टेज यहाँ पीक से नीचे आ रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद है, समझते हैं, तो ये वाला ग्राफ करंट का होगा, पर कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो आप। तो अगर हम ये जो लाइन दिख रही है, दिखिए आपको, ये देखो ये वाली, इसको करंट का मान लो, मतलब करंट को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे, तभी तो वो आगे माना जाएगा। तो ये आगे हो गया, किससे आगे हो गया, वोल्टेज से आगे आ गया। अब आप कोई भी एक फिक्स टाइम ले लो यहाँ पर, चलो मैंने ये टाइम ले लिया यहाँ पर, तो इस टाइम के लिए एक लाइन यहाँ पर आ जाएगी, एक लाइन पीछे तक खींचना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये वोल्टेज की लाइन हुई तो एग्जैक्टली π/2 पीछे क्या कर लो आप, करंट का ड्रॉ कर लो, तो ये करंट हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगा। बराबर प्रैक्टिस करना। फेज़र में डायग्राम में प्रॉब्लम हो तो सबके फेज़र की अलग से वीडियो बना देंगे अपने, ओके। पर अगर फेज़र वाली वीडियो देखना हो, बनाने की प्रैक्टिस करना तो मज़ा आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे फेज़र का डायग्राम ड्रॉ किया। यहाँ पे एक थ्योरी पार्ट फिनिश होती है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिख देने का इसके लिए भी, क्या, current reaches its maximum value earlier than the voltage by 1/4 of period। सही बात है ना। करंट क्या करता है, पहले पहुंच जाता है 1/4 पीरियड, किससे, वोल्टेज से पहले पहुंच जाता है। चलिए अब हम पावर का डिस्कस करते हैं, जो पावर वाला पॉइंट आता है। तो यहाँ पर पावर, ये भी सेम उसी की तरह थ्योरी है इंडक्टर वाले की तरह, बस ध्यान दोगे फटाफट आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस पावर इन कैपेसिटर। तो फॉर्मूला पावर के लिए क्या, पावर P इज इक्वल्स टू आई इंटू वी। आई क्या है, तो वो है Im cos ओमेगा टी। देख लो आप, भले cos ओमेगा टी है, वो तो हमने सिर्फ इसको ट्रांसफ़र किया था, ये देख लो आप, ये देखिए है ना, cos ओमेगा टी। मैं इसको ना लिख के cos ओमेगा टी लिख सकता हूँ। V क्या है, इट इज़ Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर मैं इस Im की वैल्यू, Vm की वैल्यू एक साथ रख लूँ, ये हो गया sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। यहाँ पे Im Vm/2 किया मैंने, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी अगर आ जाएगा तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, sin 2 ओमेगा टी। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं मालूम पड़े उसके पहले की थ्योरी देखना बराबर। ये इक्वेशन नंबर मैंने 5 दे दिया इसको। अब क्या नंबर आता है, एवरेज का, एवरेज पावर। सो एवरेज पावर कहाँ, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, पूरी एक साइकिल पे निकालनी है। सो देयर इज P इज इक्वल्स टू P बार एवरेज। यहाँ पे क्या है, Im Vm/2 है, sin 2 ओमेगा टी है। तो ये Im Vm/2 कांस्टेंट है, और sin 2 ओमेगा टी को अगर मैं एवरेज निकालूं तो मालूम है ना, कंप्लीट साइकिल पे साइन और कॉस सबके लिए वैल्यू ज़ीरो ही होती है, कंफर्म है, बराबर रट्टे मार लो इसको, इट विल बी ज़ीरो। मीन्स टोटल पावर वैल्यू क्या मिला, ज़ीरो, कोई डिसिपेशन ऑफ पावर हुआ नहीं, इट इज़ ज़ीरो, ओके। तो यहाँ पर फिर से लास्ट स्टेटमेंट लिख देने का, अच्छा लगे ऐसा, कि पावर consumed in capacitor over a complete cycle is ज़ीरो। टोटल वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। इस बेस पे न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लें।
7.3 थियोरटिकल है, एमसीक्यू में आ सकता है। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर डीसी एंड एसी। मतलब डीसी से कनेक्शन हो तब क्या होगा और एसी से कनेक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो हमको फाइंड करना है। व्हाट हैपन इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। देखो दो कंडीशन है। सबसे पहले तो क्या, एसी के लिए, तो चलो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमने कनेक्ट करके रखा है पहले केस में डीसी से। अब डीसी से अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ, वोल्टेज सप्लाई डीसी देता हूँ, तो करंट शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए पास होगा। मतलब कैसे लिख सकते हैं, व्हेन डीसी सोर्स इज connected to capacitor, then in small time interval it gets fully charged and current through circuit becomes ज़ीरो। तब ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या कैपेसिटर से कनेक्टेड है, बोल के रखा है कि एक लैम्प भी है कनेक्शन में। तो अब अगर मैं एक लैम्प को यहाँ बना दूँ और समझाऊँ कि भाई अगर लैम्प को हमने कनेक्शन दे के रखा कैपेसिटर के साथ तो करंट ज़ीरो हो गया, इसका मतलब लैम्प भी क्या हो जाएगा, ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, द लैम्प विल नॉट ग्लो, ग्लो ही नहीं करेगा। अब क्या बोला, अगर कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, सो नो चेंज इन करंट इफ कैपेसिटेंस इज रिड्यूस। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में चार्ज हो जाएगा उसके ऊपर, तो करंट बाद में पास नहीं, मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। डीसी कनेक्शन अगर कैपेसिटर से देते हैं तो करंट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और लैम्प ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अब अगर यही एसी से कनेक्शन दे के रखा हो तब क्या होगा, तब थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे समझना किस तरह से, एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई में करंट तो बंद होता नहीं है। तो देखो अगर इसको एसी से कनेक्शन दिया, एसी कनेक्शन में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर अपना एक रिएक्टेंस देगा, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc, करेक्ट। करंट कांट बी ज़ीरो, bulb will glow. If C is reduced, then XC increases. That means effective resistance increase हो गया। Effective resistance of the circuit increased. So I की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, reduces, that means bulb shine lesser। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन पर अगर बोर्ड में आ जाए शॉर्ट में एमसीक्यू तो क्या करोगे, देखो कैसे एमसीक्यू के रिजल्ट में फर्स्ट डीसी कनेक्शन में क्या होगा, I0, इफ C इंक्रीज तब भी I0, इफ C डिक्रीज तब भी I0, बल्ब विल नॉट ग्लो। बी, अगर मैं AC कनेक्शन की बात करता हूँ, I कांट बी ज़ीरो, I0 नहीं होगा, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। फर्स्ट C इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, I डिक्रीज होगा,
बल्ब ग्लो क्या करेगा, कम करेगा, सॉरी ये रिड्यूस के लिए बेटा, अगर रिड्यूस करेंगे तो करंट भी रिड्यूस होगा। सेकेंड, सी इंक्रीज करोगे तो आई इंक्रीज होगा और ये क्या करेगा, शाइन मोर, ज़्यादा शाइन करेगा। 7.4 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस, तो यहाँ पे C है 15 माइक्रोफैरड, मतलब कितना हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड है। किसके साथ कनेक्शन दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो RMS होता है तो 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी देख के रखी है 50 हर्ट्ज। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट निकालना है यहाँ पर। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब क्या होता है, XC, इट इज़ 1/ωc, इट इज़ 1/2πfc। वैल्यूज पुटअप करते हैं 2 3.14, F है 50 और C है अपने पास 15 इंटू 10⁻⁻⁶। कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट आंसर 212। बी पार्ट इसका क्या फाइंड करना है, बी नहीं इसी में रख लेते अपने। IRMS निकालना है, तो IRMS क्या होता है, दैट इज VRMS बाय XC, क्योंकि रेजिस्टेंस XC है। दिस इज 220 बाय 212 एंड द आंसर इज अप्रॉक्स 1.04 ओम, सॉरी एम्पियर। इसमें हमको RMS के बाद पीक वैल्यू भी निकालनी है, मतलब मैक्सिमम। सो I max इज इक्वल्स टू, इट इज √2 IRMS 1.414 into 1.04, आंसर विल बी अप्रॉक्स 1.47 एम्पियर। अब बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंड टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अब इसको डबल कर देंगे तो क्या होगा, तो बी पे इफ एफ डैश इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ, मतलब क्या हो गया 100 हर्ट्ज। सबके लिए सॉल्व कर लेना, होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना, सबके लिए सॉल्व करना, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना पहले, सब कुछ डबल मिलेगा, ध्यान रखना। बस ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, मीन्स आपको XC की वैल्यू क्या मिलेगी, हाफ मिलेगी। कितना हो जाएगा 106 ओम हो जाएगा। जो IRMS होगा, डैश लगाना सब पे, IRMS कितना हो जाएगा 2.08 हो जाएगा। और अपने पास जो IM की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, वो कितना हो जाएगा, इसका भी डबल कर दो, कितना हो जाएगा बोलो 2.94 एम्पियर। पर सॉल्व करोगे वीडियो पॉज करके अभी। ये इंडक्टर का एक न्यूमेरिकल लेक्चर 3 में आना चाहिए था, पर हम मतलब रह गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू अ की। देखो ये बल्ब है, ये इंडक्टर है और ये की है। जब इस की को कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में करंट पास होगा नहीं होगा वो देखना है हमको, राइट ना। ये AC सोर्स तो ऑब्वियस करंट पास होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया, बाकी रह गया, सॉरी। अब ऐसा क्वेश्चन में बोला बेटा यहाँ पर कि इसके अंदर इफ आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल, तो फर्स्ट क्या बल्ब जो ग्लो कर रहा है उसकी ग्लो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या फिर क्या सेम रहेगी, वो बताना है हमको। होगा क्या इंडक्टर के साथ, बल्ब के साथ, तो उसको समझते हैं पहले। जब हम रॉड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, तो होगा क्या, जब रॉड को आप इंसर्ट करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मतलब लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, व्हेन द आयरन रॉड is inserted in the inductor, then magnetic field increases, gives increase in self inductance,
अब सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ गया, इसका मतलब क्या, इसका एक्सेल बढ़ जाएगा, इट इज ओमेगा एल, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजेज, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेज। भाई अगर ये इंक्रीज हुआ, क्या, इसका रेजिस्टेंस एक्सेल इंक्रीज हो गया, देन करंट डिक्रीजेस। अब करंट डिक्रीज होगा तो बल्ब विल शाइन लेसर, मतलब उसका ग्लो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो जो ग्लो कर रहा था उसका ग्लोइंग रेट क्या होगा, थोड़ा कम होगा, कम ग्लो करेगा। इज इट क्लियर? डिक्रीजेस इट्स ग्लो। 7.4 पे आते हैं, एकदम इजी है। A 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू दिस सप्लाई। तो कैपेसिटेंस दे के रखा हुआ 60 माइक्रो 10⁻⁻⁶ फैरेड हो गया। यहाँ पे VRMS दे के रखा, इट इज़ 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज़ 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो क्या हो जाएगा, एज IRMS इज इक्वल्स टू VRMS बाय XC। तो VRMS बाय XC क्या होता है, 1/ωc। ये कहाँ जाएगा, ऊपर, ωc VRMS। मैं लिख सकता हूँ ओमेगा को 2πf CVRMS। आप चाहो तो पहले XC फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.14 F क्या हो जाएगा, F इज 60, C कितना है 60 इंटू 10⁻⁻⁶, VRMS कितना है 110। कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट द आंसर 2.49 एम्पियर। ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसी थ्योरी पर से, थ्योरी को देख लेना है बराबर, फिर से जहाँ प्रॉब्लम हो वापस जाओ वीडियो में देखो, तो थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे अपने इसको। इस बेस पे अब कुछ भी नहीं बचता, ये हमारा टॉपिक फिनिश हुआ यहाँ पर।